ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और राजनीति की शुरुआत कल शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र की खबर के साथ करते हैं। दरअसल मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। सर्वदलीय बैठक में वॉकआउट ने बता दिया कि सदन का माहौल कितना गर्म रहने वाला है। बदले सिटिंग अरेंजमेंट और साथ ही विपक्ष के तेवर और सरकार की तैयारी। ऐसे में सवाल यही है कि मॉनसून सत्र बहस का मंच बनेगा या फिर हंगामे का अखाड़ा बनकर रह जाएगा। संसद में फिर दिखेगी हंगामे की तस्वीर। मॉनसून सत्र में फिर होगा सदन में संग्राम। बदले समीकरण में होगा सत्ता और विपक्ष का रण। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। 20 जुलाई यानी कल से मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मकसद था सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना। लेकिन बैठक में शुरुआत से ही विपक्ष ने कल संसद में होने वाले हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया। टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में बुलाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, शिवसेना, यूबीटी और दूसरे विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के जिन 20 बागी सांसदों के विलय पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है, उन्हें सरकार ने किस आधार पर सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर विपक्ष विरोध कर क्यों रहा है। मॉनसून सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बदल रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय भी शुरू होता दिख रहा है। लोकसभा में 48 सांसदों की सिटिंग बदल सकती है। टीएमसी के 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई के साथ बैठेंगे। शिवसेना के उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद शिंदे गुट के साथ नजर आएंगे, जबकि डीएमके के 22 सांसद विपक्षी ब्लॉक से अलग बैठेंगे। यानी इस बार सिर्फ सदन की बहस ही नहीं, संसद के भीतर बैठने का नया समीकरण भी राजनीतिक संदेश देगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है, हंगामे से किसी का भला नहीं होगा। विपक्ष अपने मुद्दे सदन में रखे, सरकार उन्हें सुनेगी, लेकिन चर्चा बहस से होनी चाहिए, हंगामे से नहीं। वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है। 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और अन्य राजनीतिक विवादों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में पहले ही दिन से सदन में तीखी सियासी भिड़ंत के संकेत मिल रहे हैं। सियासत का ट्रेलर दिख चुका है, बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट की तस्वीरों ने आने वाले टकराव की झलक भी दे दी, लेकिन असली ड्रामा अब संसद के भीतर होगा, क्योंकि ट्रेलर खत्म हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि सत्र में कौन कौन से बिल केंद्र सरकार सदन में लेकर आने वाली है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के हथियार क्या है, तैयारी क्या है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी और सबसे पहले इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी, तो विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी इसी सत्र में इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो विपक्ष का दूसरा बड़ा मुद्दा होगा, या सबसे बड़ा अहम मुद्दा कह लिया जाए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का होगा। इस मुद्दे को लेकर सरकार को विपक्ष घेरने वाला है। और इसके बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और विपक्ष सोनम वांगचुक को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाला है।
फिर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण संशोधन विधेयक पेश होगा और विपक्ष परिसीमन विधेयक को लेकर घेराबंदी करने वाला है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक सदन में ले आया जाएगा। साथ ही 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। तो विपक्ष महंगाई को लेकर सदन में सरकार को घेरेगा। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक से ही इस हंगामे की शुरुआत हो गई है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वही मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ चुका है। विपक्ष पेपर लीक, महंगाई, परिसीमन, लद्दाख और अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि संसद में मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या फिर हंगामे के बीच पूरा सत्र सुर्खियां बटोरता नजर आएगा। पूरा सत्र जो है कहीं हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। मॉनसून सत्र में विपक्ष की मिशन घेराबंदी, पेपर लीक से दान चोरी, संसद में जंग छिड़ेगी। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ मोदी सरकार को घेरने उतर रहा है। पेपर लीक से लेकर महंगाई तक, परिसीमन से लेकर सोनम वांगचुक के मुद्दे तक और अब राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला भी विपक्ष के निशाने पर है। यानी इस बार संसद में सवालों की बौछार होगी और जवाब देना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन इस बार विपक्ष ने सबसे बड़ा हथियार राम मंदिर में दान चोरी को बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यानी कांग्रेस राम मंदिर दान चोरी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है। साथ ही मांग ये भी है कि ट्रस्ट के खाते और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोषियों पर पद की परवाह किए बिना सख्त कार्रवाई की जाए। खड़गे जी ने, हमारे राहुल गांधी ने संयुक्त पत्र लिखा कि जिस तरह राम जन्मभूमि में डाका डाला गया है, जनता की संपत्ति पर, चढ़ावे पर, आस्था और श्रद्धा पे, उसके खिलाफ पत्र लिखा है। पत्र लिखने से क्या होता है कि जब ये लोग थे तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, मंदिर पर सवाल उठाते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं, मुझे लगता है कि उनसे कई ज्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो तो राम मंदिर के मुद्दे पर दुखद है, भावना से जुड़ा हुआ हम सब के लिए। पर जो तुरंत कंस्टिट्यूट हुआ उसकी इंक्वायरी कमेटी और जांच करके जिनको जो सजा देना है वो प्रक्रिया चालू है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर घटना हो गई तो उस पर एक्ट किया जा रहा है। यानी जो सीन बन रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में विपक्ष का तर्कश पूरी तरह भरा हुआ है। सरकार विकास और उपलब्धियों का दावा करेगी तो विपक्ष पेपर लीक, महंगाई, परिसीमन, लद्दाख और राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगा। अब देखना होगा कि संसद में बहस ज्यादा होती है या फिर सियासी संग्राम सुर्खियां बटोरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मॉनसून अब राहत में ही कई राज्यों के लिए बड़ी आफत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड तक बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं मकान मलबे में दब गए, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं गांव पर संकट गहरा गया है। देखिए कुदरत के इस कहर की ग्राउंड रिपोर्ट। तबाही, बर्बादी, आफत, विनाश। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत की विनाश लीला जारी है। जम्मू से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में मानसून का तांडव जारी है और लगता है कि जैसे धरती को कुदरत ने प्रलय का ट्रेलर दिखा दिया है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस खौफनाक मंजर की जिसने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को झकझोर कर रख दिया।
पुंछ के सूरनकोट में सुबह आसमान ऐसा फटा कि देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश के बाद आए मलबे ने कई हंसते खेलते परिवारों को मलबे के नीचे दफन कर दिया। बिल्डिंग सब कंप्लीट कर दी। ये हमारा ग्राउंड था, ये बिल्डिंग टोटल। अब तक 11 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आ चुकी है। सेना और रेस्क्यू टीम अपनी जान जोखिम में डालकर अब भी लापता लोगों की तलाश में जुटी है। पुंछ में ही पुलत्सी नदी के उफान पर आने से कई मकान और गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई। हादसे में मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में फंसे कई लोगों को निकाल लिया गया। साथ ही अभी भी वहां राहत और बचाव कार्य जारी है। नौशहरा और मुरादपुर में लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो यहाँ का डांगरी में जो टापू है, यहाँ पे 2 लोग कल रात से ही ये स्ट्रैंडेड थे। तो फाइनली इंडियन आर्मी का और एसडीआरएफ की टीम्स ने जॉइंटली ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसको हमने पर्सनली यहाँ पे सुपरवाइज किया और दोनों लड़कों को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया है। कुदरत की ये आफत सिर्फ पुंछ तक सीमित नहीं है। पड़ोसी जिले राजौरी में भी नदियां और बरसाती नाले रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। राजौरी शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नदियों और मौसमी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों, बाजारों और निचले इलाकों में घुस चुका है। कई घर और इमारतें पानी में पूरी तरह डूब गए। मनावर नदी में फंसे 2 लड़कों को सेना के जवानों की मदद से निकाला गया। नदी के दूसरे किनारे पर मशीन की मदद से रस्सी फेंकी गई और फिर एक एक कर उन्हें निकाल लिया गया। किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में भी बादल फटने से हाहाकार मच गया। बाढ़ का पानी तेजी से आया और आसपास के इलाके में भरता चला गया, जिसकी वजह से उसकी चपेट में आए कई मकान बर्बाद हो गए। वहीं हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में भी बादल फटने की घटना हुई, जिससे बांदीपुरा जिले में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। अधिकारियों ने नदियों और नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर से करीब 500 किलोमीटर दूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है। किन्नौर के लिप्पा गांव को जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य पुल फ्लैश फ्लड की भेंट में चढ़ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर जगह जगह हुए भारी भूस्खलन के कारण गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। पहाड़ों से गिरते बोल्डर और मलबे ने रास्तों को मलबे का ढेर बना दिया है। ना गाड़ी अभी ठीक है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी बारिश मुसीबत बनकर टूटी। बागेश्वर जिले के कपकोट में भूस्खलन हुआ। पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और भारी मात्रा में मलबा चट्टानें तेजी से नीचे की तरफ आ रही हैं। यूपी के भी कई इलाकों में बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बलिया में घाघरा का जलस्तर बढ़ने से कटान हुआ और एक मकान घाघरा नदी में समा गया। मकान की जल समाधि का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घाघरा के तटवर्ती इलाकों में कई गांव और कृषि योग्य भूमि कटान की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों के रहने और खेती बाड़ी पर संकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात यूपी चुनाव में ओवैसी के मिशन की। यूपी में योगी सरकार जहां अतिक्रमण, अवैध मदरसों और मजहबी ढांचों पर बुलडोजर नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़ जाएं। आखिर 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी के तूफानी तेवर के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनाव की तैयारी, ओवैसी की दावेदारी। मिशन 27 के लिए प्लान, एजेंडे में सिर्फ मुसलमान। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जो गलत है उसे सही कहेंगे। यूपी में योगी को चुनौती देने का दम भरते हुए सहारनपुर में जब ओवैसी ने कदम रखा तो मुस्लिम पक्ष का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ आया। मौके पर उमड़ी भीड़ और हर तरफ इस्लामिक नारों से पूरा ग्राउंड गूंज उठा।
ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो मोबाइल की लाइट पूरे ग्राउंड में जगमगा उठी। यूपी में भीड़ जुटी तो हैदराबादी भाईजान भी गदगद हो गए। हजारों की भीड़ से हुंकार भरी और अपनी चुनावी रणनीति की पहली ही चाल में उन्होंने सीधे यूपी की योगी सरकार पर हमला बोल दिया। मुसलमानों के मुद्दे को हवा दी और आरोप लगाते हुए चेतावनी दे दी कि यूपी में मुसलमानों की जगहें सरकार के निशाने पर है और इन्हें टारगेट करने का खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। तो मैं इन लोगों से कहूंगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। ओवैसी सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुके, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को भी निशाने पर ले लिया। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को गलत बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल गए। ओवैसी ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस संस्थान में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें साजिशन तबाह किया जा रहा है। यूपी में मुस्लिमों की 20% आबादी में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मुसलमान सिर्फ 4% के करीब हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी को खत्म करने का सीधा मतलब ये कि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम कौम में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। ओवैसी सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बरसे, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन साथ ही 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ करते हुए किसी भी दल से गठबंधन करने का ऐलान भी कर दिया। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। साफ है कि मस्जिद, मजार, मदरसा और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर ओवैसी ने 2027 के महामुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार कानून और विकास के नाम पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं ओवैसी से मुद्दा बनाकर मुस्लिम और पिछड़े समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूपी में उनकी पार्टी का कम से कम खाता खुल सके। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या की पवित्र सरयू नदी से सामने आया एक वायरल वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नाव पर बैठकर कुछ युवकों के बियर पीने और मटन पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं और संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तरीके के जो वीडियो वायरल हुए मटन और बियर पार्टी का, उससे संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और उसी अयोध्या की पवित्र सरयू नदी से सामने आया कैसा वीडियो जिसने श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर दिया। सरयू की 20 धार में नाव पर बैठकर कुछ युवक बियर पीते और मटन पार्टी करते नजर आए। वीडियो में 4 युवक सरयू नदी की 20 धार में नाव पर बैठे हैं। कोई बियर पी रहा है तो कोई मटन पार्टी का जश्न मना रहा है और खुद ही उसका वीडियो भी बना रहा है। नदी से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। उसी सरयू में मटन पार्टी से पूरा अयोध्या सन्न रह गया। गुप्तार घाट पर मां सरयू के अविरल धारा के बीच में नाव पर बैठे 4 युवकों के द्वारा बियर और मटन पार्टी की जाती है, जिसके बाद वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद संत समाज में भारी आक्रोश है। गुप्तार घाट पर खड़े हैं और गुप्तार घाट ऐसा पवित्र स्थान है कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में धरती की लीला को समाप्त करने के बाद बैकुंठ धाम को पधारे थे, इसी पवित्र स्थान का प्रभु श्री राम ने चयन किया था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है। गुप्तार घाट को अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि यहीं से भगवान श्री राम ने परम धाम के लिए प्रस्थान किया था। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, लेकिन उसी घाट पर मटन पार्टी सनातनियों के गुस्से को भड़का रहा है। संत समाज ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि मां सरयू करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस तरह की हरकत पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अयोध्या पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद और जितेंद्र निषाद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और आरोपी की तलाश जारी है। अयोध्या की पवित्र सरयू में नाव पर बियर और मटन पार्टी का वायरल वीडियो अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, एक की तलाश जारी है, जबकि पूरे मामले की जांच अब भी जारी है। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती दिख रही है। कौशांबी में गौ तस्करी के आरोपी की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हो, या बलिया में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा हो, या फिर मथुरा में हत्या और लूट के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन हो, मैसेज एक ही है, यूपी में अपराध करोगे तो फिर इलाज बुलेट से ही होगा। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। कौशांबी में गौ तस्करी के आरोपी मोइनुद्दीन पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बलिया में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। मथुरा में हत्या के आरोपियों का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया। गोंडा में मुठभेड़ के बाद चोर गिरोह के बदमाश गिरफ्तार। मैनपुरी में स्नैचिंग गिरोह के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। अपराध कहीं भी हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कौशांबी से बलिया, मथुरा से गोंडा और मैनपुरी तक अलग अलग जिलों में पुलिस ने इनामी बदमाशों, हत्या के आरोपियों, गौ तस्करी और लूट की वारदातों में वांटेड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। कई जगह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारियां हुई तो कहीं पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने बड़ा संदेश दिया। योगी राज में गौ माता के दुश्मनों का बुलेट से हिसाब किया जाता है, लेकिन यह बात कौशांबी का गौकश मोइनुद्दीन उर्फ इरफान भूल गया था। कौशांबी में 25,000 के इनामी गौकशी आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ इरफान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को नींबू के बाग में गौकशी के मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। चरवा इलाके में घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में उसने चरवा और सराय अकिल क्षेत्र की गौकशी की घटनाओं में अपनी भूमिका स्वीकार की है। खुद को गिरता देख उक्त अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई तथा इसने अपना जुर्म एक बार स्वीकार करते हुए बताया कि थाना चरवा में घटित गौकशी की घटना में यही संदिग्ध था और इसने यह घटना अपने एक अन्य साथी के साथ कारित की गई। बलिया में योगी फोर्स की अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में एक आरोपी हेमंत के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 11 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 पंपिंग सेट, तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं मथुरा में पुलिस और सर्विलांस टीम ने लूट और हत्या के मामले में 3 शातिर आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, लूट के 30,000 रुपए, मोबाइल, ATM कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। साफ है कि यूपी में अपराधी बड़ा हो या छोटा, हर किसी पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है और हर अपराधी का बुलेट से हिसाब हो रहा है। जी मीडिया। भूल जाइए परमाणु बम की विनाशीला, भूल जाइए दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें, क्योंकि अमेरिका और ईरान की इस जंग में अब एक ऐसा नया हथियार आ चुका है जो पूरे खाड़ी देशों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। जी हां, इस बार बारूद का नहीं, पानी का महायुद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के समंदर किनारे ऐसी तबाही मची है कि अब बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। मिसाइल और न्यूक्लियर इस जंग में अब सब छोटे पड़ गए। अमेरिका की बमबारी ने ईरान की उस नस पर हाथ रख दिया है जिससे अब पूरा मिडिल ईस्ट तड़प उठेगा। खुफिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों का निशाना इस बार सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि निशाना बने ईरान के वो डीसैलिनेशन प्लांट जो समंदर के खारे पानी को
पीने लायक बनाते हैं। समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स पर हमला हुआ। ईरान की 70% आबादी पीने के पानी के लिए इन्हीं पर निर्भर है। सेंटकॉम की रहस्यमयी चुप्पी है, लेकिन खबरों में ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सोचिए, जिस खाड़ी के पास तेल के कुएं तो हैं, लेकिन पीने का पानी का एक कतरा तक नहीं। अगर ये वाटर प्लांट मलबे का ढेर बन जाए तो ईरान का क्या होगा? कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के कई पुलों के साथ इन लाइफलाइन प्लांट्स को भी मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे ईरान की आधी से ज्यादा आबादी के सामने प्यास का संकट खड़ा हो गया। अमेरिकी सेना के इस नए वार के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का दावा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान को उसी के जाल में घेर लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते तेल के टैंकर और बगल में ही स्थित ईरान के तटीय डीसैलिनेशन प्लांट्स। ईरान की पानी की सप्लाई लाइन पर अमेरिकी चोट करने से क्या अमेरिका यह युद्ध जीत सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान के ये वाटर रिफाइनरी प्लांट्स ठप हो जाते हैं तो ईरान अपनी सेना और ठिकानों को पानी तक नहीं पहुंचा पाएगा। यह अमेरिका की वो साइलेंट स्ट्रेटेजी है जिससे ईरान के बारूदी तेवरों को पानी पानी किया जा सकता है। लेकिन अगर ईरान की वाटर सप्लाई को निशाना बनाया जा सकता है तो बाकी के जो खाड़ी देश हैं वहां हालात ऐसे ही तो हैं। खाड़ी में अमेरिका के मित्र देशों की तादाद ज्यादा है, जहां पीने के पानी की आपूर्ति के लिए इसी तरह की डीसैलिनेशन प्लांट्स बेहद अहम है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि खाड़ी के कौन कौन से देशों में ये डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, यहाँ के लोगों के लिए ये किस तरह से लाइफलाइन का काम करते हैं। कुवैत और ओमान अपनी करीब 90% मीठे पानी की जरूरत डीसैलिनेशन के जरिए पूरी करते हैं। बहरीन में यह आंकड़ा करीब 85% है। सऊदी अरब अपनी लगभग 70% पानी की जरूरत इसी प्रक्रिया से पूरी करता है। अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जद्दा जैसे कई बड़े शहरों में 100% इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भरता है। ईरान डीसैलिनेशन पर कम निर्भर है, लेकिन सूखा प्रभावित इलाकों में इनका इस्तेमाल होता है। अगर ये जंग वाटर प्लांट्स के विनाश का जरिया बनी तो तेल से अमीर ये देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। तो अब साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं रह गई। ये लड़ाई अब वजूद की, ये लड़ाई अब पानी की है। अमेरिका ने ईरान की सबसे कमजोर नस दबा दी। देखना यह होगा कि क्या ईरान पानी के बिना सरेंडर करेगा या फिर इस प्यास की आग में पूरे मिडिल ईस्ट को झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौतरफा बगावत की आग में घिरा पाकिस्तान अब तबाही के मुहाने पर है। एक तरफ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान ने हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ टीटीपी के सामने मुनीर सेना घुटने टेक रही है। वहीं पीओके में भी जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का खंड खंड होना बिल्कुल तय है। कहते हैं जुल्म की भी एक इम्तिहान होती है, और जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बगावत की ऐसी आग उठती है जो बड़े से बड़े तानाशाहों के घमंड को राख कर देती है। आज यही कुछ बलूचिस्तान की वादियों और डोरन लाइन के सुनसान बॉर्डर पर हो रहा है। सालों से मासूम बलूचियों पर जुल्म ढाने वाली पाकिस्तान की मुनीर सेना को बलूच लड़ाकों ने वो दिन दिखाया है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी फौज को उसकी असली औकात दिखाते हुए बलूच वीरों ने सीमा पर ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियों और अपने बंकर छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी सेना जिन चौकियों को अपनी जान बचाकर छोड़कर भागी है, बलूच अब उन्हें मटियामेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब सालों से उसके सताए दो पड़ोसी यानी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान एक हो गए। सदियों पुराने भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने एक सीक्रेट जॉइंट बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। इसके तहत बलूच लड़ाके और अफगान सैनिक सीमा पर एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पर खदेड़ना और आगे बढ़ने से रोकना। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, चौकियों और उनकी सीक्रेट प्लानिंग साझा करना, एक दूसरे की मुसीबत के दौरान हथियारों की भी मदद करना, पाकिस्तानी सेना से छुड़ाई गई चौकियों पर अपने अपने इलाके में कंट्रोल करना। बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, मुनीर सेना ने जहां जहां ज्यादतियां की वहां से अब उनके सफाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। डोरंट लाइन के दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में लोअर दिर में टीटीपी ने पाकिस्तान की एलीट पुलिस और सीटीडी के काफिले को चारों तरफ से घेरकर ऐसा भीषण हमला किया कि 3 जवान मौके पर ही ढेर हो गए।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बाकी बचे जवानों में मुनीर सेना का इतना खौफ था कि उन्होंने लड़ने के बजाय सीधे घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फौज का हौसला पूरी तरह टूट चुका है। बॉर्डर पर चौतरफा मार झेल रही मुनीर सेना के लिए अब घर बचाना भी नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी जनता सड़कों पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पीओके के तथाकथित प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर को उनके ही गृह क्षेत्र में लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। आम जनता ने सरेआम उन्हें घेर कर फैसल चोर के नारे लगाए। भ्रष्टाचार, आटे दाल की किल्लत और सेना की तानाशाही से तंग आ चुकी जनता अब आर पार के मूड में है। बाहर लड़ाके धो रहे हैं और घर के अंदर जनता विद्रोह कर रही है। चारों तरफ से घिर चुके पाकिस्तान और उसकी अहंकारी फौज का अंत अब बेहद करीब है। एक तरफ बलूच आर्मी मुनीर की सेना को खदेड़ रही है, दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाके मौत का पैगाम बने हुए हैं और अंदर पीओके सुलग रहा है। तबाही के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान अब तीन तरफ से पूरी तरह घिर चुका है। उत्तर में पीओके बगावत की आग में सुलग रहा है, दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान के लड़ाके मुनीर सेना को खदेड़ रहे हैं और पश्चिम में डोरन लाइन पर टीटीपी मौत का दूसरा नाम बन चुका है। और रक्षा जानकारों की माने तो इस चौतरफा बगावत की आग में झुलसकर पाकिस्तान का खंड खंड होना और उसके टुकड़े टुकड़े होना बिल्कुल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फीफा ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की फुटबॉल वर्ल्ड कप को हिंदुस्तान में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए तारीफ की तो जील ने फीफा प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया। जील के सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा, जब हम सब मिलकर दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के फाइनल मैच की तैयारी कर रहे हैं तो हम भारत भर के फैंस तक फुटबॉल का जोश और जज्बा पहुंचाने में आपके अहम योगदान के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये सच में एक शानदार सफर रहा जो खुद इस खेल की खूबसूरती को दिखाता है। हमने मिलकर भारत के हर कोने तक फुटबॉल पहुंचाने का मिशन शुरू किया है जिससे अरबों फैंस को प्रेरणा मिली है और खेल के आगे बढ़ने के नए मौके बने हैं। हमने फुटबॉल को भारत के स्पोर्ट्स कल्चर का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हम इस खेल के लिए और ज्यादा प्यार जगाने और देश भर के फैंस के लिए यादगार अनुभव बनाने के अपने विजन पर पूरी तरह से कायम है। पूरी जी फैमिली की तरफ से फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और पूरी फीफा फैमिली का उनके भरोसे, सहयोग और अटूट समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो फीफा का आभार जाहिर किया गया है जील के सीईओ की तरफ से। वर्ल्ड कप का ये यादगार सफर, एक तरफ फाइनल मुकाबले की तैयारियां पूरी हैं, फैंस बेसब्री से इस महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले फीफा के प्रेसिडेंट ने खुद जी टीवी का शुक्रिया अदा किया जिस तरह से पूरे भारत में स्पोर्ट्स कल्चर के जरिए फुटबॉल को आगे बढ़ाया गया है, इस गेम को इतना प्यार दिया गया, इसको लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला स्पेन बनाम अर्जेंटीना। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, लेकिन इस महाफाइनल की पूर्व संध्या पर ऐसी खबर आई जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। फीफा के प्रेसिडेंट ने खुद सामने आकर भारत और भारत के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट नेटवर्क जी का दिल खोलकर धन्यवाद किया है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये भारत में फुटबॉल के एक नए युग की शुरुआत है। खिताबी मुकाबले से पहले फीफा प्रेसिडेंट ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जी टीवी के प्रयासों की जमकर तारीफ की। फीफा प्रेसिडेंट ने बड़ा संदेश दिया। जी टीवी के साथ ये साझेदारी फीफा के लिए बेहद गर्व की बात है। इस ऐतिहासिक साझेदारी के तहत कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 39 फीफा टूर्नामेंट्स शामिल हैं। यानी अब भारतीय फैंस को सिर्फ हर 4 साल में आने वाले वर्ल्ड कप का इंतजार नहीं करना होगा। फीफा प्रेसिडेंट के मुताबिक जी टीवी की बदौलत अब भारत में फुटबॉल साल भर चलने वाली एक निरंतर खेल यात्रा के रूप में दर्शकों के ड्राइंग रूम तक पहुंचेगा। I'm delighted that ZTV has attempted to take the tournament beyond private television viewing by allowing authorized screenings in venues such as cinemas, pubs, restaurants, airports, and hotels. You have created and you have helped to create communal match night experiences across the country. This is a wonderful initiative and does immense good for our game. I thank you once again for everything you have done to boost our sport in beautiful India and, of course,
I look forward to the day when we can welcome India to the FIFA World Cup. फीफा प्रेसिडेंट ने माना कि भारत सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि फुटबॉल के प्रति भी बेहद जुनूनी देश है, जहां इस खेल के लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इस बार जी टीवी ने जो किया उसने फीफा का भी दिल जीत लिया। We know that India is a passionate football country and that the Indian market enjoys huge potential, something I witnessed for myself when I visited the country for the FIFA Under-17 World Cup in 2017 with a record-breaking attendance of over 1.3 million fans. फीफा प्रेसिडेंट ने विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि जी टीवी ने फुटबॉल को सिर्फ घरों की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देश के कोने-कोने में सिनेमा घरों से लेकर पब, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट और होटल्स तक मैच देखने का एक ऐसा साझा और उत्साहपूर्ण माहौल तैयार किया जिसने पूरे भारत देश को एक स्टेडियम में तब्दील कर दिया। साफ है कि मैदान पर भले ही स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें टकराएंगी, लेकिन इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत भारत और जी टीवी की साझेदारी ने दर्ज कर ली है। Brought to you by MDH मसाले।